मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ्रॉम अ नाइट टू अ लेडी, जिसकी शुरुआत एक नाइट से होती है जिसकी की मृत्यु हो जाती है। उसके साथी ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त उसे छोड़कर इस तरह से चला जाएगा, और वो उसे अपनी गोद में लेकर रोता रहता है और कहता है कि अलविदा मेरे प्यारे दोस्त ईस्टर, आपको अलविदा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सोती रहती है, और उसकी आँख खुलते ही वह सोचती है कि क्या सच में मैं सो गई थी, लेकिन आखिर यह कौन सी जगह है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। उसके सोने के पहले की उसे मेमोरी याद आती है कि एस्टेल रुको, मुझे किसी ने रोका था और मुझे अच्छे से याद है कि खालिद मेरे साथ ऑपरेशन रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन कक्ष में आया था। हमारी बातचीत समाप्त होने के बाद में खालिद मुझे गले लगाना चाहता था और कह रहा था कि उसे मेरी बहुत ही ज्यादा याद आई, और यदि मैं इसके बारे में ठीक से सोचूं तो यह कोई असामान्य अनुरोध नहीं था और इसीलिए मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने अपने हाथों को फैलाते हुए उसे कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ आइए, आप मुझसे गले मिल सकते हैं। एस्टेल ने ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके साथ कुछ होने वाला है, और दूसरा व्यक्ति अपने हाथ में खंजर लेते हुए उसे मार देता है और देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो जाती है। और इन सब बातों को सोचते ही उसे एहसास होता है कि उसे मार दिया गया है, और यह देखकर वह जल्दी से अपने घाव को पकड़ती है। अपने टमी को सहलाते हुए वह सोचता रहता है कि यहाँ पर कोई घाव नहीं है और न ही मुझे दर्द महसूस हो रहा है। एस्टेल स्माइल करते हुए सोचता रहता है कि खालिद बहुत ही कमीना इंसान है, आखिर उसने ऐसा नाटक क्यों किया कि वह मुझे मार डालेगा, लेकिन वो उस तरह का इंसान नहीं है और न ही वह कभी ऐसा कर सकता है। और यदि उसने ऐसा किया भी है तो मुझे लगता है कि उसने ऐसा मेरी जान बचाने के लिए किया होगा, और इसीलिए उसने मुझे मारने का नाटक करते हुए वहाँ से बचाकर यहाँ पर लेकर आ गया होगा। वह अपने बेड से उठकर बैठ जाता है और सोचता रहता है कि आखिर यह कमरा कितना आलीशान है। आखिर इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि यह कोई नोबल का हाउस है। आखिर मैं कहाँ पर हूँ, यह कौन सा स्थान है। इतने सारे आलीशान चीजों को देखकर वह सोचता है कि आखिर इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि युद्ध के समय में भी इतना फिजूल खर्च वह कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। एस्टेल बेड से उतरने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और अपने आप को इस तरह के कपड़ों में देखकर सोचता है कि आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यह सब पहनाने की। खालिद, अगली बार अगर तुम मुझे मिले तो तुम अपने आप को मरा हुआ पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। वह अपने बेड से उतरकर चलने की कोशिश करता है कि अचानक से गिर जाता है और सोचता रहता है कि आखिर मेरी बॉडी को क्या हो गया है, आखिर मुझे इस तरह का फील क्यों हो रहा है। वह एक मिरर की ओर देखता है और अपने चेहरे को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वह अब एक नाइट नहीं बल्कि एक लड़की बन चुका था, और यह देखकर वह शॉक में था। एस्टेल अपने चेहरे को छूते हुए घबराते हुए कहता है कि आखिर यह सब क्या है, आखिर यह क्या हो रहा है, यह मैं नहीं हूँ, आखिर यह कौन है और आखिर यह कैसे हुआ। अचानक से उसकी मेड वहाँ पर आ जाती है और वो उसे जागा हुआ देखकर घबराते हुए कहती है कि माय लेडी, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं चला कि आप जाग गई हैं। एस्टेल जल्दी से उसके पास जाता है और उसको कसकर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर हम हैं कहाँ, और मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ, सब कुछ अच्छे से बताओ, क्या हो गया है मुझे, आखिर मैं कौन हूँ, आखिर तुम कौन हो। यह देखकर मेड बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जैसे कि वह बोल भी नहीं पा रही थी, और यह देखकर एस्टेल चिल्लाते हुए कहता रहता है कि आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, आखिर आप इस तरह से चुप क्यों हैं, जल्दी से मुझे बताइए कि आखिर खालिद कहाँ है। और यह सुनकर मेड घबराते हुए कहती है कि माफ करना मुझे माय लेडी, लेकिन आखिर वह कौन है। और यह सुनकर एस्टेल को गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि खालिद गैब्रियन, जल्दी से उसे बुलाओ, कहाँ है वो। मेड घबराते हुए कहती रहती है कि मैं उस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती माय लेडी, आप एक दुर्घटना में थी और 3 दिन से बेहोश हैं। और यह सुनकर एस्टेल शॉक हो जाती है और सोचती रहती है कि 3 दिन। एस्टेल अपने दांतों को कसते हुए सोचता रहता है कि मुझे और भी ज्यादा जानकारी की जरूरत है, जिससे कि मैं पता लगा सकूं कि मैं आखिर कहां पर हूं। और वो मेड से कहता है कि आखिर यह जगह कौन सी है, और मेड घबराते हुए कहती है कि माय लेडी, यही निवास स्थान जासंगर है। यह सुनकर वह सोचती रहती है कि क्या सच में हम ईस्ट में नहीं है। माफ करना माय लेडी, ये आपके पिता का स्थान हिज एक्सीलेंसी काउंट
अयादिन का स्थान है और यह सुनकर वह सोचता है कि मेरे पिता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा कोई पिता नहीं है और मैं तो यह भी नहीं जानता कि मेरे पास एक पिता है भी या नहीं। एस्टेल कहता है कि आखिर युद्ध के बारे में क्या, ईर्ष्या के बारे में क्या, और वो सोचता रहता है कि आखिर क्या हो रहा है। मैं 3 दिनों तक बेहोश रहा और ईर्ष्या के बारे में क्या। मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि आप किस बारे में बात कर रही हैं माय लेडी, क्योंकि युद्ध तो 3 साल पहले ही खत्म हो गया और ईर्ष्या का राज्य भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। और यह सुनकर एस्टेल शॉक हो जाता है। वह बहुत ही ज्यादा शौक में था, वह अपने एम्पायर के लिए लड़ रहा था और उसकी मृत्यु हो गई। वह सोचता रहता है कि मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता था और अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो नष्ट हो गया है। एस्टेल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। वह गिर जाता है और देखते ही देखते वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर उसकी मेड घबराते हुए कहती है कि माय लेडी क्या आप ठीक है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारे मेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सोचता रहता है कि मुझे धिक्कार है, उस बूढ़े व्यक्ति पर युद्ध के दौरान मुझे अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अब जब मैं वापस लौट आया हूँ तो वह मुझे क्या कहेगा मेरे जाने से पहले, उसके सभी अजीब व्यवहार के अलावा। और अब वह इस तरह की बकवास कर रहा है। उसे देखकर सभी लोग भाव करते हुए कहते हैं कि लॉर्ड ज़ेडकिया आप आ गए, आपका स्वागत है। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और लॉर्ड ज़ेडकिया अपने कोट को दूसरे व्यक्ति के हाथों में फेंकते हुए कहते हैं कि आखिर मुझे बताओ कि वह कहाँ है। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि वह अध्ययन कक्ष में है माय लॉर्ड। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वह दोनों ही अध्ययन कक्ष में आ जाते हैं और वो एक पेपर को देखते हुए कहते रहते हैं कि मैं जितना अधिक इसे देखता हूँ उतना ही अधिक यह मुझे हास्यास्पद लगता है। क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं बर्नार्ड? यह एक ऐसी वसीयत है जिसमें एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग प्रीस्ट की 3 मोहरें हैं और अगर मैं इसका विरोध करने की कोशिश करूँगा तो न केवल मुझे मेरा पद और ओहदा छीन लिया जाएगा बल्कि एम्पायर के नागरिक के रूप में मेरा नाम भी मिटा दिया जाएगा। लॉर्ड ज़ेडकिया अपने हाथ में उस पेपर को उठाते हुए कहते हैं कि लेकिन आखिर क्यों, सभी चीजों में से आखिर यही क्यों, क्या इसमें लिखा है कि हमें शादी करनी होगी? और बर्नार्ड कहता है कि और यह शादी आपको अयादीन काउंट की बेटी से करनी होगी। यह सुनकर लॉर्ड ज़ेडकिया सोचते रहते हैं कि उस लड़की का नाम लूसीफेला अयादीन है और यदि उसके बारे में बात की जाए तो रात के आसमान के समान ही उसके गहरे काले बाल और उसका पीला सा चेहरा। यदि उसकी आंखों की बात की जाए तो वह जैसे सितारों की तरह चमकती है। वह इतनी सुंदर है कि उसे जासंगर का स्टार कहा जाता है, लोग उसे यही कहकर पुकारते हैं। उसके बारे में सोचकर लॉर्ड ज़ेडकिया पेपर्स को फेंकते हुए कहते हैं कि लेकिन वह अपने अड़ियल और घमंडी व्यक्तित्व के कारण बदनाम है और साथ ही उसके बारे में यह भी अफवाहें फैली हुई है कि वह क्राउन प्रिंस के साथ प्रेमपूर्ण संबंध में थी। और सच्चाई तो यह है कि उसके इसी प्रकार के व्यवहार के कारण क्राउन प्रिंस ने उसे छोड़ दिया और जाने को कह दिया। यह जानकर वह इसे सहन नहीं कर पाई और इंपीरियल पैलेस की झील में ही अपने आप को डुबोकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इन सब चीजों के बारे में विचार करते हुए लॉर्ड ज़ेडकिया कहते हैं कि वह अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा हल्के में लेती है और क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूं पिताजी? यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरी ओर एस्टेल किताबों में अपने बारे में जानकारी पढ़ता रहता है। एस्टेल शूबर्ट ईर्ष्या के विजय युद्ध के दौरान ईर्ष्या के 3री डिवीजन सेटोरा के प्रमुख भंडारण में एक लेडी होने के बावजूद भी वह सेनापति के पद पर बनी रही और तलवार चलाने में निपुण थी तथा साथ ही बहुत ही ज्यादा क्रूर भी थी। ईर्ष्या के लोग उसे इरशाद का तारा कहते थे जिसका अर्थ होता है भोर का तारा। हालांकि उसने एक लेडी के रूप में खराब निर्णय लिया था और निरर्थक प्रतिरोध जारी रखा। अंततः उसकी हत्या उसके ही दूसरे कमांडर ने कर दी जो कि उसकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ था। उसके अधीनस्थ ने समर्पण के प्रतीक के रूप में उसका शरीर जनसंघर्ष को भेंट कर दिया और वह इरशाद राज्य का अंतिम दिन था। यह पढ़कर वह किताब को फेंकते हुए कहती है कि यह सब बकवास है। वह गुस्से से बड़बड़ाती रहती है कि मैं इस तरह की स्टोरी पर कभी विश्वास नहीं कर सकती। आखिर उन्होंने इस किताब में इस तरह की बकवास क्यों लिखी है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह सच नहीं है। एक महिला का खराब निर्णय। मैंने अपने अंतिम दिन तक ईर्ष्या के गौरव की रक्षा करने का प्रयास किया है। क्या यह तर्कहीन है एक शूरवीर को अपने देश की रक्षा के लिए? यदि मेरे पास अभी इसी वक्त तलवार होती तो मैं उस लेखक का सर धड़ से अलग कर देती जिसने कि इस तरह की बेतुकी बकवास लिखी है, ऐसी किताब लिखी है। और अचानक से उसे अजीब सा फील होता है और खांसी चलने लगती है। उसे इस तरह से बीमार देखकर उसकी मेड जल्दी से भागते हुए आती है और कहती है कि माय लेडी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप फिर से बेहोश हो जाएंगी। मैं जल्दी
से डॉक्टर को बुलाकर लेके आती हूँ। अपने आप को संभालिए माय लेडी। एस्टेला का शरीर गर्म होने लगता है और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह बेहोश होने वाली होती है। सोचती रहती है कि यह कितना नाजुक और कमजोर शरीर है जो कि किसी भी चीज को सहन ही नहीं कर सकता। एस्टेल सोचती रहती है कि यह जिसका शरीर है उसका नाम लूसीफेला आइडीन है और जो कि जैसंगर के काउंट ल्यूबोस आइडीन की एकमात्र बेटी है। जब वह मात्र 9 वर्ष की थी तब उसने अपनी माँ को खो दिया था और तब से अपने पिता के साथ अकेली रहती है। कुछ दिनों पहले उसने पैलेस की झील में अपने आप को फेंक दिया था और 3 दिनों से वह मौत के दरवाजे पर है। वह बहुत ही ज्यादा बीमार थी और उसे सुनाई देता रहता है कि लूसी लूसी मेरी प्यारी बेटी, पिताजी आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। और यह सुनकर वह सोचती रहती है कि यह मेरा नाम नहीं है और कुछ भी ठीक नहीं होगा। वह कहने की कोशिश करती रहती है मुझे जाना होगा और सोचती रहती है कि ईर्षा राज्य में मुझे जाना होगा। काउंट ल्यूबोस लूसीफेला की इस तरह की हालत देखते हुए दुखी होते हुए कहते हैं कि लूसी जाओ से आपका क्या मतलब है? आखिर आप बार बार जाने के बारे में क्यों कह रही हैं? प्लीज प्लीज अपने पिताजी को छोड़कर कहीं मत जाइए। उसके पिता लूसीफेला के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित थे और वो रोते हुए कहते रहते हैं कि प्लीज प्लीज मेरी बेटी यही रहो और ऐसा मत कहो। और यह देखकर लूसी कहती रहती है कि लेकिन आप कौन हैं? यह सुनकर काउंट ल्यूबोस शॉक हो जाते हैं और लूसी के हाथ को जेंटली पकड़ते हुए घबराते हुए कहते हैं कि आखिर आप यह क्या कह रही हैं? क्या आप अपने पिता को भी नहीं पहचान पा रही हैं? उनको इस तरह से चिंतित देखकर लूसीफेला जो कि एस्टेल थी, जो सोचती रहती है कि आखिर यह क्या है? आखिर वह मुझे इतने स्नेह से क्यों देख रहे हैं? क्या यह सब इसीलिए है क्योंकि आप इस शरीर के मालिक के साथ एक खून का रिश्ता रखते हैं? क्या इसीलिए ऐसा है? क्या यही पिता का प्रेम होता है? और वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। यह देखकर काउंट ल्यूबोस चिल्लाते हुए कहते हैं प्लीज प्लीज लूसी मत जाओ। वहाँ खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता रहता है कि यो एक्सीलेंसी, अब एम्पीरियल पैलेस की बैठक का समय हो रहा है, हमें जाना होगा। यह सुनकर काउंट ल्यूबोस कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाने के बारे में भी कैसे सोच सकता हूँ जब मेरी बेटी इस तरह से बहुत ही ज्यादा बीमार है। और वह व्यक्ति कहता है कि लेकिन यह तो पहले से ही हो चुका है। और उसकी आवाज को सुनकर एस्टेल सोचती रहती है कि शायद इस व्यक्ति के लिए इस शरीर की स्वामिनी लूसीफेला ही उसके जीने का संपूर्ण कारण है, जैसे मेरी तलवार और मेरे नाइट डिवीजन मेरे साथी मेरे लिए थे। इसीलिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। और वो बैठी हो जाती है। यह देखकर उसके पिता शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं लूसी। और एस्टेल सोचती रहती है कि विश्वासघात और क्रोध की मेरी भावनाएं केवल मेरी ही नहीं बल्कि मुझे अपने क्रोध के कारण इस शरीर को मरने नहीं देना चाहिए। और इसके भी अलावा ईर्षा की हार के बाद में 3 साल बाद में आखिर क्या हुआ, मुझे जानना है कि आखिर मेरे साथियों के साथ, दूसरों के साथ और बाकी लोगों के साथ आखिर क्या हुआ। लियान, बोल्डर, अनिका और केन और बाकी सब, आखिर वह कहाँ है और क्या हुआ होगा। इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण खालिद के बारे में जानना होगा। ऐसा करने के लिए मुझे जीवित रहना होगा और इसके बारे में जानने के लिए मुझे लूसीफेला आइडियन के रूप में अपने जीवन को जीना ही होगा।